नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी की है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं क्लास 12th की बायोलॉजी के 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 अर्थात हमारा ये फाइनल पार्ट होगा। इस पार्ट के अंतर्गत हम इस पार्ट को कंप्लीटली पूरी तरह से फिनिश करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, आइए समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है परागण। क्या है हमारा टॉपिक? परागण। तो आइए परागण समझते हैं कि परागण होता क्या है। मैंने समय बचाने के लिए यहाँ पर पूरा बोर्ड पर लिख लिया है, आप इसको समझ लीजिए। अगर नोट्स बनाना चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। क्या लिखा है यहाँ पर? देखो एक बार समझते हैं। पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अभी आपको ये समझ में नहीं आया हो, ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहली पार्ट, दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट में मैंने आप लोगों के लिए पहले पार्ट में बताया था बेसिक, और वहां पर मैंने पुष्प की संरचना बताई थी। तो पुष्प की संरचना के अंतर्गत मैंने ये बताया था कि पुष्प का नर भाग कौन सा होता है, मादा भाग कौन सा होता है। तो आप लोगों को पता होगा पुष्प का नर भाग कहलाता है पुमंग, या फिर दो को पुमंग बोलते थे, एक को पुंकेसर बोलते थे। जबकि मादा भाग अंडाशय कहलाता था और उसके अंदर बीजांड पाए जाते थे। उसी के अंदर क्या मादा युग्मक का निर्माण होता था। उसी प्रकार से नर भाग के अंदर किसका निर्माण होता था? नर युग्मक अर्थात परागकणों का निर्माण होता था। जी आप पार्ट 2 या 3 में देखिए, वहां पर मैं समझा चुका हूं। तो यहाँ पर परागण का मतलब क्या है? तो परागण का मतलब बताया गया कि परागकण, पता है परागकण कहां पर बनते हैं? परागकोश के अंदर। तो परागकणों का, या कह सकते हैं परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या फिर उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। नहीं आया समझ? देखो यहाँ पर मैं पुष्प बना के रखा हूं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के लिए पता है कि ये पुष्प का नर भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्प का नर भाग। आप लोगों को मैंने बता चुका हूं, ठीक है, आप देख सकते हैं। इस पुष्प के नर भाग के, इसको हम बोलते हैं पूतंतु, इसको बोलते हैं परागकोश। तो परागकोश के अंदर किसका निर्माण होता था? पराग कणों का। मैंने बताया था जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तब परागकोश का वहां पर स्फुटन होता है। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? पराग कण होगी, इसका स्फुटन होगा। तो स्फुटन होने पर क्या होगा? ये जो पराग कण है, जब ये स्फुटन हो जाएगा तो ये पराग कण किसी भी माध्यम से, या तो अपने आप या फिर किसी अन्य माध्यम से इसी पुष्प के कहां पर पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये परागकण, इस परागकणों का, या कह सकते हैं परागकोश से, देखो यहां पर लिखा है परागकोश से, तो परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य, या फिर इसी जाति के अन्य पुष्प, एक और पुष्प बना लेते हैं, एक इस मैंने बना लिया समझाने के लिए। तो परागकोश से परागकणों का उसी जाति के या फिर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये परागकण इसके अंदर है, ये परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा या फिर अपने आप इसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंच जाता है तब यही प्रक्रिया आपकी परागण कहलाती है। नहीं आया समझ? देखो यहाँ पर बताया गया ना, पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। देखो यहाँ पर मैंने ये लिखा, परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प या फिर उसी जाति के, या इसी समान है, दूसरी कोई जाति है उसी के समान है, उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र। देखो मैंने बता चुका था ना कि ये आपका यहाँ पर कहलाता है वर्तिकाग्र, ये कहलाती है आपकी वर्तिका, और ये वाला भाग कहलाता है आपका अंडाशय। मैंने बताया था ना पुष्प के मादा भाग में 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और तीसरा क्या होता है आपका अंडाशय। तो परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं समझा देता हूं। जो परागकण है ना, अगर ये परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर इसी के समान
दूसरे पुष्प के वर्तिका अगर पर अगर पहुंच जाता है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब जो परागण होता है, जो परागण होता है वो दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार, वैसे तो तीन प्रकार का होता है लेकिन मुख्यतः दो प्रकार का। एक होता है आपका स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो देखो स्वपरागण को मैंने लिखा है ये कि आपका स्वपरागण, दूसरा परपरागण। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जब एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिका अगर पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया आपकी स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर उसी जाति के उसी के समान जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये प्रक्रिया आपकी फ्रेंड्स कहलाती है, क्या कहलाती है, आपकी स्वपरागण कहलाती है। नहीं आए समझ में। देखो मैंने कहने का मतलब जो यहाँ पर ये पुष्प के यहाँ पर परागकण, अगर ये पुष्प के परागकण अपने आप इसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तब इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वपरागण। आ गया होगा समझ में, ठीक है। नहीं आया, देखो ये है ये पुष्प के वर्तिकाग्र, ये परागकण है, अगर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तब इस प्रक्रिया को कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वपरागण। देखो समझने के लिए हम समझ सकते हैं, स्व का मतलब अपने आप, अगर वहां पर पहुंच जाते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे, तब उसे हम कहेंगे स्वपरागण। ठीक है, आपको समझ में आ गया। दूसरा हमारा परपरागण। परपरागण का मतलब क्या होता है, देखो इसको मैंने लिखा है अपने हिसाब से, इसको मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं। परपरागण का मतलब होता है कि जब परागण किसी अन्य माध्यम से होता है तब उसे हम परपरागण कहते हैं, मतलब किसी के सहायता के द्वारा, जैसे यहाँ पर लिखा है वायु द्वारा, जंतु द्वारा या फिर जल द्वारा, अगर किसी भी माध्यम के द्वारा अगर परागण होता है तब उसे हम कहते हैं परपरागण। लेकिन मैंने इसकी परिभाषा लिखी है कि जब परागण समान जाति के दूसरे पादप के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तब इस प्रकार का परागण कहलाता है आपका परपरागण। कहने का तात्पर्य यह है कि परपरागण में स्वपरागण जैसी प्रक्रिया नहीं होती है, मतलब स्वपरागण में तो अपने पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर दूसरी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र परागकण पहुंच रहे थे वर्तिकाग्र पर, लेकिन परपरागण में अपने पौधे के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेंगे, किसी दूसरी जाति के पौधे। देखो यहाँ पे लिखा ना, जब परागण समान जाति के दूसरे पादप के मध्य या फिर दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तब इस प्रकार का परागण कहलाता है आपका परपरागण। ये परपरागण निम्न प्रकार से होता है, वायु द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, जंतु द्वारा भी हो सकता है और जल द्वारा भी हो सकता है। वायु द्वारा किस किस में होता है, गेहूं में होता है, मक्के में भी होता है और ज्वार में भी होता है। जंतु द्वारा कीट, पक्षी, मधुमक्खी द्वारा भी हो सकता है। और जल द्वारा किसमें होता है परपरागण, तो समुद्री घास, हाइड्रा भी, और बहुत सारे उदाहरण मैंने सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए आपके लिए 2-3 उदाहरण लिए हैं, तो आपको परपरागण समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ये परपरागण की बात करें तो जैसे यहाँ पर इनमें क्या है, परागकण होंगे परागकोश के अंदर। अब इस परागकोश पर क्या आती है, मधुमक्खी आती है, ध्यान से समझना। मधुमक्खी अगर इस पर आती है तो मधुमक्खी के जो पैर होंगे ना, उनके पैरों से ये जो परागकण होंगे ना उनके पैरों से चिपक जाएंगे। अब यही मधुमक्खी इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आती है, जब इसके आती है तो जो परागकण होती है वो यहाँ पर छोड़ देती है, तो ये परपरागण कौन सा कहलाएगा आपका, तो ये परागण कहलाएगा आपका परपरागण, इसको हम बोलते हैं परपरागण। तो आपके लिए समझ में आ गया। स्वपरागण होता है स्वयं अपने आप होने वाला परागण, स्वपरागण याद कर सकते हैं, ठीक है। परपरागण किसी अन्य माध्यम के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, आपका परपरागण कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, तो आइए इसको समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कृत्रिम परागण। देखो परागण मैंने क्या बताया, एक बार समझते हैं परागण क्या होता है। तो परागण का मतलब होता है कि परागकोश से, ध्यान समझना, परागकोश पता है ना आप लोगों को, उसका निर्भाग कहलाता है, उसके दो भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, दूसरा होता है पुतंतु, ठीक है। तो परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प के या फिर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण क्या होता है, अपने आप होने वाला परागण कह सकते हैं, स्वपरागण कहलाता है। जबकि परपरागण क्या होता है, किसी अन्य
माध्यम या फिर किसी अन्य जीव जंतु की सहायता से होने वाला परागण क्या कहलाता है? आपका पर परागण कहलाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण क्या होता है? तो देखो, कृत्रिम परागण का हम उपयोग वहां पर करते हैं जब हमें अपनी इच्छा अनुसार कोई नया जीव चाहिए या फिर नया पौधा चाहिए, तब वहां पर हम कृत्रिम परागण का उपयोग करते हैं। इस टॉपिक के लिए मैं जब आपको अनुवांशिकता पढ़ाऊंगा तब अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स में मैं पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जो कृत्रिम परागण होता है, कृत्रिम परागण में होता क्या है, हमें अपनी इच्छा अनुसार, देखो कैसे, जैसे यहाँ पर हमें इस प्रकार का एक पौधा चाहिए कि जिसमें पुष्प हमारी इच्छा के अनुसार हो और उसमें पता चला हमारी इच्छा अनुसार पौधा प्राप्त हो। तो देखो यहां पर एक पौधा हमने लिया, जी मैंने एक पुष्प ले लिया, एक दूसरा पुष्प लिया हमने, पुष्प के नाम पता होंगे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, कौन सी किसको क्या बोलते हैं आप लोगों को सब पता होगा। आप अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को देखिए, तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, पूरा मैं डिटेल से पास पढ़ाया ये। इस पार्ट के लिए मैंने वगर इंग्लिश वर्ड को यूज किए पूरी तरह से समझाया है, आप देख सकते हैं वहां पर। तो यहाँ पर ये तो एक पुष्प जी है, एक पुष्प जी है, हमें कृत्रिम परागण करके हमें इस प्रकार का पौधा चाहिए जो हमारी इच्छा अनुसार हो। मतलब इसमें जो फूल हैं वो सफेद हैं, कैसे हैं? सफेद। इसमें जो फूल हैं वो लाल हैं। अब हमें चाहिए कि हमें एक नए प्रकार का पौधा चाहिए जिसमें उसके पुष्प हों वो नए प्रकार के हों। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जो परागकण हैं, इसके जो परागकण हैं, इस पुष्प के परागकणों को हम यहाँ से किसी भी माध्यम के द्वारा उठा करके इस पौधे के वर्तिकाग्र पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इस पौधे के वर्तिकाग्र पर छोड़ देंगे। जब इस पौधे के वर्तिकाग्र पर छोड़ देंगे तब यहाँ पर हमें जो पौधा प्राप्त होगा तब वो नए प्रकार का पौधा होगा। अब वो कैसे होगा, तो जब हम इसको हम जेनेटिक्स में समझाएंगे, जब सफेद पुष्प और लाल पुष्प का संकरण कराया जाता है तब वहां पर गुलाबी फूल वाला पौधा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये कैसे होगा, इसको हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो ये कहलाता है आपका कृत्रिम परागण। इसको ही हम बोलते हैं कृत्रिम परागण। इसको हम ना स्वपरागण कह सकते हैं ना पर परागण, इसको हम बोलेंगे कृत्रिम परागण, क्योंकि हम इसके वर्तिकाग्र, इसके पुष्प के परागकणों को हमने दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर छोड़ा ना, इसलिए हम इसे कहेंगे कृत्रिम परागण। क्यों, हमें अपनी इच्छा अनुसार क्या चाहिए, एक नया पौधा चाहिए जिसमें जो हमारी इच्छा अनुसार उसमें पौधे, उसमें पुष्प प्राप्त हो और उसमें फल प्राप्त हो। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम परागण। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चीज पूछी जाती है। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, कृत्रिम परागण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कृत्रिम परागण को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर दो चीज बताई जाती है। एक होता है विपुंसन, विपुंसन, दूसरा होता है थैलीकरण। पेपर में, बोर्ड के पेपर में पूछा गया विपुंसन पर टिप्पणी लिखी। विपुंसन क्या होता है, तो ये कृत्रिम परागण समझ में आ गया ना, इसके पुष्प के जो परागकण होंगे उस परागकणों को हम इसके वर्तिकाग्र पर छोड़ देंगे तो हमें अपनी इच्छा के अनुसार नया पौधा प्राप्त होगा। इतने में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर विपुंसन क्या होता है, हमें कृत्रिम परागण की प्रक्रिया को रोकना है, परागण की प्रक्रिया को रोकना है, तो क्या करेंगे, तो पहले विपुंसन, दूसरी है थैलीकरण। विपुंसन को समझ लो, देखो विपुंसन, विपुंसन का मतलब होता है उसके पुष्प के, ध्यान समझना, पुष्प के नर भाग अर्थात पुंकेसर को उसके मात्र पौधे से अलग कर देना ही विपुंसन कहलाता है। जी, जैसे हमें जैसे पता है ये पुष्प के जो परागकण है यहाँ पर भी आ सकते हो, दूसरे पुष्प के परागकण भी पहुंच सकते हैं, तो हमें इसको रोकना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पौधे जो पुष्प के नर भाग है अर्थात पुंकेसर है, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, जब हटा ही देंगे भाई साहब, बताओ भैया, जब हम इसको हटा ही देंगे तो क्या बताओ, यहाँ से जो नर भाग है अर्थात नर युग्मक है वो इसके वर्तिकाग्र में पहुंचेगा, पहुंच ही नहीं सकता है। तो यही क्रिया कहलाती है आपकी विपुंसन। विपुंसन क्या होती है, तो आप लिख देंगे पुंकेसर या फिर नर भाग को उसके मात्र पौधे से अलग कर देना ही क्या कहलाता है, विपुंसन। तो इस प्रकार से कर देंगे तो बताओ परागण की क्रिया रुक जाएगी ना। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर परागण की क्रिया को रोक देना है तो हमें उसके नर भाग को ही अलग कर देना होगा। अब इसके अंदर क्या मादा युग्मक बनता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है, जैसे मैंने बताया था ना कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से फिर नया पौधा बनता है। तो इस प्रक्रिया को तो हम रोक सकते हैं। दूसरा होता है थैलीकरण। थैलीकरण में क्या होता है फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। देखो थैलीकरण में क्या होता है, जैसे यहाँ पर नर भाग को हमने फिर द्वारा लगा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी इच्छा थी लगा दिया। अब यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगी, परागकण बन रहे हैं, आप लोगों को पता है, एक पार्ट हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में बता चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर थैलीकरण में हम इसके मुख पर क्या कर देंगे, एक थैली सी बना, थैली सी चढ़ा देंगे। जब इसके मुख पर हम थैली सी चढ़ा देंगे, थैली चढ़ाने से क्या होगा फ्रेंड्स, कि जो परागकण है अगर खूब बने, खूब पकते रहे, ठीक है, खूब स्फुटन होता रहे, और इसके जो परागकण इस पर पहुंचेंगे, तो यहाँ पर ना पहुंच कर कि इसकी थैली पर पहुंचेंगे। जब थैली पर पहुंचेंगे, जब इसके बढ़ती कागर पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो कहां से वो नरयुग्मक के साथ मिलेगा। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, किसको, परागण को रोक सकते हैं। तो थैलीकरण भी आ गया होगा समझ में, ठीक है। या फिर इसी पौधे के बस बढ़ती कागर से, मतलब पराग को से कोई परागकण है, उसके बढ़ती कागर पर नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमने इसके मुख पर क्या चढ़ा दी है, एक थैली टाइप की चढ़ा दी, एक पन्नी टाइप की चढ़ा दी थी। उसी प्रकार से इसको हम बोलते हैं थैलीकरण। तो आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं आई तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हुए इसका हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस पार्ट का। अब देखो यहां पर हमारा लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है निषेचन। दिख रहा होगा आपको। निषेचन या भ्रूणीय विकास। निषेचन या भ्रूणीय विकास, ये हमारा आज का टॉपिक है। निषेचन या भ्रूणीय विकास क्या होता है। तो निषेचन या भ्रूणीय विकास क्या होता है, इस चीज को समझने से पहले आपको पार्ट 2 के बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और पार्ट 3 के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जब जाके आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, इसके बाद में इसको समझाता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पार्ट 2 में मैंने बताया था कि पुष्प के अंदर नर युग्मक होता है, पुष्प में नर युग्मक बनता है, पुष्प में मादा युग्मक बनता है। पार्ट 3 में मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। पार्ट 2 में मैंने बताया था कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। और जब नर युग्मक, ये बात मैं बता चुका हूं आप लोगों के लिए कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज या फिर भ्रूण का निर्माण होता है, ये या फिर जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये बात मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं। अब इसी चीज को हमें समझना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन। इस नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर समझते हैं। तो आइए इस चीज को हम समझेंगे स्ट्रक्चर वाइज में। तो फ्रेंड्स, मैं आप यहाँ पर चित्र बना रहा हूं। तो आइए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया इस चीज को समझने के लिए, भ्रूणीय विकास से फिर निषेचन को समझने के लिए। तो जैसा कि मैंने पार्ट 3 में आप लोगों के लिए बताया था कि पुष्प के अंदर नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, बताया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक नर, यहाँ पर एक मैंने बनाई है स्त्री केसर, अर्थात जो पुष्प का मादा भाग होता है उसका स्ट्रक्चर बनाया। इसको हम क्या बोलते हैं, आप लोगों के लिए पता होगा, मार्कर का यूज कर रहा हूं यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, वर्ती कागर। क्या बोलते हैं, वर्ती कागर, बताया था। ये वाला भाग कहलाता है हमारा वर्तिका। ध्यान से समझना, यहाँ पर यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में यहाँ से 1-2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। ये वाला भाग कहलाता है हमारा अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको, अंडाशय। बताया, आप लोगों को लिए पता होगा, ठीक है, जिसने अगर रेगुलर वीडियो देखी है तो उसके लिए पता होगा। अब यहाँ पर ये हमारी एक जो है, आपको लोगों के लिए पता होगा कि अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, और एक बीजांड नहीं होते, बहुत सारे बीजांड होते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक बीजांड की संरचना बनाई है, ठीक है। बीजांड के अंदर क्या होते हैं, 2 स्तर होते हैं। एक होता है बाह्य आवरण, बाह्य स्तर को बाह्य आवरण, अंदर का जो आवरण होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अंत आवरण। आप लोगों को पता होगा, बाह्य आवरण और अंत आवरण, बाह्य आवरण और अंत आवरण जिस स्थान पर अपूर्ण होते हैं उस स्थान को हम कहते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। उस स्थान को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। सॉरी, दिख नहीं रहा है यहां पर, उस स्थान को बोलते हैं बीजांड द्वार।
आप लोगों के लिए बताया था मैंने। अब यहाँ पर ये जो हमारा कहलाता है, ये जो अंदर का है इसको हम बोलते हैं, ये अंदर वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं बीजांड का, बीजांड काय। ये कहलाता है बीजांड द्वार, ये कहलाता है बीजांड काय। बीजांड काय के अंदर ही भ्रूण कोश का निर्माण होता है। किसका? भ्रूण कोश। अभी बता दें इसको, भ्रूण कोश। इतनी बात आपको समझ में आ गई। बीजांड द्वार के सामने वाला भाग कहलाता है निभाग। इंग्लिश में आप लोगों के लिए पता होगा, इंग्लिश में मैं बहुत कम यूज करता हूँ, इसको कैलेजा बोलते हैं। हर पार्ट को मैं लिख सकता हूँ इंग्लिश में, बट आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। इतनी ये 3 कोशिकाएं होती हैं निभाग की तरफ, 3 कोशिकाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिमुख कोशिकाएं। इतनी बात समझ। ये 3 कोशिकाएं होती हैं, इनमें अगल बगल वाली कोशिकाओं को, इनमें अगल बगल वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सॉरी, यहाँ पर बोर्ड की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं सॉरी। इसको अगल बगल वाली कोशिकाओं को बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। इतनी बात समझ में आ गई। और जो बीच वाली कोशिका होती है इसको बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। इन पार्टों को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको भ्रूणीय विकास समझना कि भ्रूण का विकास कैसे, तो भ्रूण का मतलब क्या होगा? अगर भ्रूण बनता है पुष्प के अंदर तो भ्रूण से क्या बनेगा? फिर भ्रूण से बनेगा बीज, बीज से बनेगा फल, फल से फिर जानते ही उसी को फिर हम क्या करते? खाते, एंजॉय करते। तो उसी चीज को मैं समझा रहा हूं कि फल का निर्माण होता कैसे। ये चीज आपको नहीं बताई वो किसी ने, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक जो बीज जो आप खाते हैं ना, फल खाते हैं, उसका निर्माण होता कैसे। इमेजिन तो कीजिए कभी किस प्रकार से जो आपने बचपन से लेकर अभी तक उसको खाया, लेकिन कभी आपने सोचा है जैसे गेहूं आप खाते, कभी आपने सोचा कि गेहूं बनता कैसे? ठीक है, केला, हर किसी का निर्माण होता कैसे, तो वही मैं चीज समझा रहा हूं। तो यहां पर आपको इतनी बात समझ में आ गई। देखो फ्रेंड, अब होता क्या है, अब यहां पर होता क्या है कि सबसे पहले आप लोगों के लिए पता हो कि नर भाग, नर में नर युग्म का निर्माण होता है, मादा में मादा युग्म का निर्माण होता है। जब पराग कोश के अंदर, जब पराग कोश के अंदर क्या होता है? पराग कण पक जाते हैं, पकने का मतलब बन जाते हैं, तब पराग कोश का वहां पर क्या होता है? स्फुटन होता है। और जब स्फुटन होता है तो जो पराग कण होते हैं वो कहां पर पहुंचते? अभी मैंने बताया ना परागण की प्रक्रिया, तो पराग कण कहां पर पहुंचते? पराग कण इसके वर्ती कागर पर पहुंच जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई कि जो पराग कण होते हैं पराग कोश से निकल करके इसके उसी पौधे या फिर दूसरे पौधे के वर्ती कागर पर पहुंच जाते हैं, तो ये वर्ती कागर पर पहुंच जाते हैं, तो जब ये पहुंचते हैं तब मैंने वहां पर परागण की क्रिया में, पराग कण की स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जो पराग कण होता है, यहां पर समझा दे रहा मैं कि जो पराग कण होता है, जो पराग कण है, परागकण के 2 स्तर होते हैं, बताया था मैंने। कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर होते हैं। और इसमें जो छिद्र होते हैं इनको क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं, बताया था मैंने। और इन्हीं से क्या निकलती? पराग नलिका निकलती। कब निकलती? बताया। तो यहाँ पर पहले एक केंद्रक होता था, एक केंद्रक डिवाइड होकर के 2 केंद्रकों में एक होता है बड़ा केंद्रक जिसको हम बोलते हैं वर्धी केंद्रक। वर्धी केंद्रक में पार्ट में बता चुका हूँ पार्ट 2 में। और एक होता है छोटा केंद्रक जिसको हम बोलते हैं जनन केंद्रक। क्या बोलते हैं? जनन केंद्र। जब ये परागकण इसके वर्ती कागर पहुंचता है उससे पहले ही ये जनन केंद्रक होता है, ये जो जनक केंद्रक होता है, ये जनन केंद्रक 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। कितने भागों में? एक से जो परागकण होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, इसी को हम बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं? नर युग्मक कहते हैं। तो ये जब यहां पर आता है तो किस कंडीशन में आता है? जब ये परागकण इस पौधे के वर्ती कागर पर आता है तब एक इस कंडीशन में आता है। तो इस परागकण के अंदर कितने युग्मक होते हैं? 2 युग्मक होते हैं। इसके अंदर कितने युग्मक होंगे? 2 युग्मक होंगे। ध्यान रखना, यहां पर मैं समझा रहा हूं कितने युग्मक हैं? 2। ठीक है। अब जब ये इस पर आ जाता है परागकण, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि 2 केंद्रक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। अब फ्रेंड जब ये परागकण इस पौधे के वर्ती कागर पर आ जाएंगे, तो जब ये वर्ती कागर पर आ जाते हैं तब वर्ती कागर से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या होते हैं? वर्तिका से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, और स्रावित होने के पश्चात क्या होता है? इसी से एक पराग नलिका निकलती है। क्या निकलती है? एक पराग नलिका निकलती है। इसी परागकण से एक परागकण का निकलती है। और ये पराग नलिका कहां पर जाती है? ये पराग नलिका यहां से होती हुई बीजांड द्वार से होती हुई किसके अंदर पहुंचती है? भ्रूण कोश के अंदर पहुंचती है।
इतनी बात आपको समझ में आई। जब ये परागकण इस पौधे के, इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, तब वर्तिकाग्र से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से एक परागनलिका क्या होती है, अंकुरित होती है, परागनलिका निकलती है, और परागनलिका निकलती हुई कहाँ पर जाती है, उसी के बीजांड के अंदर क्या होती है, जाती है। ये बात मैंने पहले बताई थी पहले पार्ट में कि बीजांड के अंदर क्या होती है, ये परागनलिका जाती है। नरयुग्मक कैसे में पहुंचते हैं, तो जो नरयुग्मक होती है इसी परागनलिका की वजह से पहुंचते हैं। और जो परागनलिका निकलती कैसे, मैंने बताया था ना, जो जनन छिद्र होते हैं उसकी सहायता से। तो ये परागकण क्या होता है, अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद वहां से क्या निकलती है, परागनलिका निकलती है। वो परागनलिका इस यहां से होती हुई इसके अंदर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ गई कि जो परागनलिका निकलेगी, तो परागनलिका से ही क्या निकलेंगे, जो परागकण है, दो नरयुग्मक हैं, वो एक साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर एक साथ पहुंचेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब ये देखो, आप लोगों के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक। और ये क्या है आपके, यही द्वितीयक केंद्रक आपका मादा युग्मक है। क्या है, मादा युग्मक। ये द्वितीयक केंद्रक कहला गया आपका मादा युग्मक। मादा युग्मक तो बीजांड को बोलते ही है, बीजांड को ये मादा क्या बोलते हैं, मादा भाग बोलते हैं। और मादा भाग के अंदर किसका निर्माण हुआ, मादा युग्मक का निर्माण। तो ये भी मादा युग्मक है, और इसको भी जो हमने बताया था ना अंडकोश का, ये भी मादा भाग। जब ये दो नर युग्मक यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो ये दो नर युग्मक, एक नरयुग्मक इस द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल जाता है, और एक जो नरयुग्मक होता है, एक नरयुग्मक होता है, देखो यहां पर दो थे, तो एक तो वो इसके साथ मिल गया, और एक है वो किसके साथ मिलता है, इस अंडकोशिका के साथ मिलता है। जो अंडकोशिका होती है यहाँ पर, जो अंडकोशिका है यहाँ पर, देखो क्या है, जो अंडकोशिका है, तो एक नरयुग्मक तो द्वितीयक केंद्रक के साथ, किसके साथ, द्वितीयक केंद्रक के साथ, ये द्वितीयक केंद्रक कहलाता है। तो एक नर युग्मक इस द्वितीयक केंद्रक के साथ, और दूसरा नर युग्मक जो होता है वो किसके साथ, इस अंडकोशिका के साथ मिल जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी कि देखो दो नर युग्मक आएंगे, ठीक है, वो तो मैं बता चुका हूं। तो दो नर युग्मक जब आएंगे, तो एक नर युग्मक किसके साथ, एक जो नर युग्मक होगा वो इसके साथ द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल जाएगा, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक के साथ। और जो एक नर युग्मक बचेगा आपका, वो नर युग्मक किसके साथ मिल जाएगा, तो वो नर युग्मक फ्रेंड्स इस अंडकोशिका के साथ मिल जाएगा, किसके साथ, इस अंडकोशिका के साथ मिलकर के। और जब आपको पता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं, तब किसका निर्माण होता है, तब ही वहां पर भ्रूण का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को अपन निषेचन कहते हैं। जो नर युग्मक जब मादा युग्मक के साथ मिल गए, तो इसी को अपन क्या कहेंगे, निषेचन। लेकिन यहाँ पर निषेचन एक नहीं हुआ है, तो एक तो यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर देखो, एक नर युग्मक था इस द्वितीयक केंद्रक के साथ मिला, तो भी ये निषेचन हुआ। वह एक नर युग्मक किसके साथ मिला, अंडकोशिका के साथ मिला, तो ये भी निषेचन हुआ। तो यहाँ पर जो निषेचन हुआ है फ्रेंड्स, वो कौन सा निषेचन हुआ, वो आपका दोहरा निषेचन हुआ। कौन सा, दोहरा निषेचन हुआ है। पेपर में बहुत बार पूछा गया, दोहरे निषेचन पर टिप्पणी लिखी, तो दोहरा निषेचन कहां पर होता है, तो दोहरा निषेचन जो होता है वो किसके अंदर होता है, वो भ्रूण यहाँ पर कह सकते हैं मादा भाग अंडाशय यानी बीजांड के अंदर दोहरा निषेचन होता है। तो ये बात आपको समझ में आएगी कि एक नर युग्मक किसके साथ मिलेगा, एक जो नर युग्मक है द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलेगा, और एक नर युग्मक है वो किसके साथ मिलेगा, एक नर युग्मक वो अंडकोशिका के साथ मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई कि दो नर युग्मक यहाँ पर, दो केंद्रक यहाँ पर बना लिए, दो नर युग्मक बन गए, इसके साथ मिलकर के इसके साथ, जो यहाँ पर नर युग्मक अंडकोशिका के साथ मिला, ध्यान रखना, जो नर युग्मक अंडकोशिका के साथ मिला, तो ये मिलकर के नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पर भ्रूण का निर्माण करते हैं। काय का निर्माण करते हैं, ये नरयुग्मक, जो नर युग्मक मादा अंडकोशिका के साथ मिलता है, तो वो बनाता है भ्रूण। क्या बनाता है, भ्रूण। और ये जो मिलता है द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है, वो आपका बनाता है भ्रूण कोश। क्या बनाता है, भ्रूण कोश। इतनी बात आपको क्लियर होगी। मैंने क्या बताया कि जो नर युग्मक अंडकोशिका के साथ मिलेगा वो बनाएगा भ्रूण, और जो नर युग्मक इस द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलेगा वो क्या बनाएगा, भ्रूण कोश। इतनी बात समझ आएगी। इतनी बात अगर क्लियर हो गई, तो मैं आपको नेक्स्ट चीज बताना चाहता हूं कि जो भ्रूण कोश है, जो भ्रूण कोश है, ये भ्रूण के लिए क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। नहीं आया समझ। देखो यहाँ पर इसमें इसके साथ मिल गया तो बना लिया भ्रूण, और भ्रूण से ही तो क्या बनता है, आपको पता होगा ना, भ्रूण से ही तो फल का निर्माण होता है। तो ये बन गया आपका भ्रूण, और ये इसके साथ मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, भ्रूण कोश। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया में, ये आपको समझ में आ गई, यही प्रक्रिया कहलाएगी निषेचन। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप देखें, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पर
जो निषेचन हुआ उसको क्या कहते हैं, उसको हम दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, और ये बात तो मैं पहले बता चुका हूं कि जो इसके अंदर एक परिपक्व भ्रूण होता है उसके अंदर क्या होता है, 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय अवस्था होती है, वो ही बताना चाह रहा था लेकिन वो बता चुका हूं पहले। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो भ्रूण बन गया, भ्रूण परिवर्तित हो जाएगा, भ्रूण आगे चल के परिवर्तित हो जाएगा किसमें, बीज में, किसमें, बीज में, और जो भ्रूण कोश है ये परिवर्तित हो जाएगा फल में। जो भ्रूण है, जो भ्रूण बन गया है, एक नरयुग्मक इस अंडकोशिका के साथ मिलकर के भ्रूण बन गया है, वो भ्रूण आगे चल के किस में परिवर्तित हो जाएगा, बीज में, और जो भ्रूण कोश है जो द्वितीय केंद्र के साथ एक नरयुग्मक मिला है वो भ्रूण कोश बन गया, वो भ्रूण कोश आगे चल के किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो आगे चल करके फल में परिवर्तित हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि बीज का निर्माण होता कैसे है, तो बीज का निर्माण इस प्रक्रिया के द्वारा बीज का निर्माण होता है, और बीज से ही किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। तो आगे चल के क्या होता है, जब एक पूरी तरह से आप लोगों के लिए मैंने बता दिया है, आगे चल के क्या होता है, ये मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी कि जो भ्रूण होता है वो बीज में बदल जाता है, और जो भ्रूण कोश होता है वो फल में बदल जाता है। ये तो इसके अंदर की बात है, लेकिन अगर बाहर देखें तो बाहर क्या होता है, तो फल का निर्माण होता कैसे, तो ये देखो, ये क्या है, आपका एक बीजांड है, ये क्या है, बीजांड है। ठीक है, और बीजांड के अंदर क्या है, अंडाशय है, सॉरी बीजांड के बाहर क्या है, अंडाशय। तो जो अंडाशय होता है, जो बीजांड होता है, यहाँ पर ध्यान से समझो, जो बीजांड है, एक बीजांड नहीं, ऐसे कई बीजांड होते हैं, तो जो बीजांड होता है वो काय में बदल जाता है, वो बीज में बदल जाता है, काय में, बीज में। और जो अंडाशय होता है, जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय किस में बदल जाता है, ये अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ये पूरा जो अंडाशय है ना, ये देखो, ये वाले, इस बाहर वाले भाग को क्या कहा है, देखो ये वर्तिका, ये वर्तिका, और ये वाला क्या कहलाता है, अंडाशय। तो ये अंडाशय ये काय में बदल जाएगा आपका फल में, और जो अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है ये काय में बदल जाता है आपका बीज में। लेकिन अगर इसके बीजांड के अंदर की बात करें, शुरुआत की देखें, तो जो भ्रूण होता है ये बदलता है बीज में, और जो भ्रूण कोश होता है वो बदलता है फल में। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया कि जो बीजांड होगा वो बदल जाएगा आपका काय में, बीज में, और जो अंडाशय होगा वो काय में बदल जाएगा उस फल में, और उसी फल को हम क्या करते हैं, खाते हैं। लेकिन हमने कभी इमेजिन नहीं किया इस फल का निर्माण कैसे होगा, तो इस फल का निर्माण ऐसे होता है, और उसके अंदर जो बीज निकलते हैं वो बीज का निर्माण कैसे होता है, इस प्रक्रिया द्वारा बीज का निर्माण होता है। तो आपके लिए इस समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपके लिए समझ में आ गया तो ये हमारा पाठ हमारे हिसाब से तो फिनिश है। ठीक है, फिर भी अगर आप मॉडल पेपर खोलो, कोई सी भी राइटर का मॉडल पेपर खोलो, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर छूटता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसका आंसर आप लोगों के लिए जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा दूसरा पार्ट है मानव जनन, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों के लिए मैंने ये पार्ट पूरी तरह से डिटेल से पढ़ाया, तो मानव जनन वाले पार्ट को भी मैं पूरी तरह से डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेसन के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक आप इस लेसन को पूरी तरह से वीडियो को रिपीट करके देखिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पता है कि आपके लिए जल्दी 2 महीने बाद पेपर होने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।